चलिए ओके बोल रहे हैं। चलिए आज का सेशन जो लाइव सेशन है वो आपका बिहार स्पेसिफिक होने वाला है। और हमने जैसा कि रूटीन आपको दे दिया है कि किस दिन मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा अच्छे से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लूंगा तो ब्रेक के बाद उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में आपको मैं लिंक दूंगा, उसको आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है, सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल में जानेंगे कि बिहार का नाम जो है बिहार क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो सबसे पहले जानिए ये बिहार अपभ्रंशित शब्द बिहार का रूप है। किसका रूप है? आज मैं स्लो पढ़ाऊंगा। आप लोग बहुत बोलते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा स्लो करूंगा। और तबीयत भी मेरा थोड़ा सा सही नहीं है, उस कारण से भी मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। तो विहार का मतलब होता है जहां बौद्ध भिक्षु जाकर के रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, जहां पे वो अध्ययन करते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो उसी को विहार कहा जाता था। ठीक है, और बिहार में चूंकि गया, बोध गया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जहां पर विश्व से लोग पढ़ने आते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे, तो वो लोग आते थे बहुत ज्यादा संख्या में, तो विहार करने आते थे वो लोग, यहाँ आकर के अध्ययन करने आते थे। तो वहीं से बिहार से ही अपभ्रंशित बिहार बन गया। ठीक है, तो ये समझ गए विहार का ही अपभ्रंशित रूप क्या है? बिहार है। ठीक है, और प्राचीन युग में जो है इसका नाम आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने वैदिक सभ्यता बताया था, तो उस समय इसको पूर्वी देश कहा जाता था। प्राच्य, प्राच्य मतलब यहाँ पे प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत का अगर मैप देखिएगा, तो अगर हमें यहाँ पे भारत का मैप बना दिया तो आप देखेंगे कि बिहार यहाँ पे है, जो कि अगर मैप में देखा जाए तो पूरब में पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको पूर्वी, चूंकि ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाया साइड पूरब और बाया साइड पश्चिम, तो इसीलिए इसको पूर्वी प्रदेश या प्राच्य प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं कि मौर्य एवं गुप्त काल में नाम इसका क्या पड़ जाता है? मगध। तो मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली, क्योंकि मौर्य जो प्रशासक थे वो महाजनपद जो मगध था वहीं पे शासन करते थे। ठीक है, और मगध सबसे शक्तिशाली होने के पीछे रीजन भी कई थे। जो भी यहाँ पे शासक हुए वो साम्राज्यवादी हुए। जैसे बिंबिसार को लीजिए, उसने 500 शादियां की और 500 शादियों के माध्यम से भी उसने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका पुत्र अगर देखिएगा अजातशत्रु अपने आप में प्रतापी था, उसने वैशाली को, वज्जी को जीत लिया था। ठीक है, भले ही उसने कूटनीति के बदौलत जीता था, लेकिन जीता था। उसका पुत्र उदयन था, उसने पाटलिग्राम की स्थापना की। ठीक है, तो उसके बाद के भी जो शासक हुए, कालाशोक हुआ, चाहे आपका महापद्मनंद जो नंद वंश के शासक थे, वो भी वहां पे प्रतापी शासक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी शासक का दौर चला वो साम्राज्यवादी थे और बुद्धि विवेक वाले थे। तो पहला रीजन ये था जो शक्तिशाली होने का। दूसरा रीजन था कि इस क्षेत्र के उत्तर में आप देखिएगा और दक्षिण वाला पार्ट जो है तो वो खनिज संपदा से भरा पड़ा था। उत्तर वाला पार्ट क्या है कि आपका जो है यहाँ पर कृषि उपजाऊ थी, कृषि योग्य भूमि थी, क्योंकि गंगा का जो नदी है, गंगा, उसके जो उत्तरी भाग हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पे खेती बहुत ज्यादा होता था, जिस कारण से इकोनॉमी क्या हो गया? सरप्लस हो गया था। ठीक है, तो ये भी कारण था। तो देखिए कोई भी राज या राजा तभी शक्तिशाली होता है जब उसके पास बहुत ज्यादा जो है धन जमा होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके पास आप दक्षिण में देखिएगा खनिज संपदा, जो कि अभी झारखंड में चला गया है, पहले तो बिहार में ही था। ठीक है, तो इस कारण से भी ये बहुत बड़ा शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। तो मगध में ही मेन रूप से आपका मौर्य एवं गुप्त काल में इसको मगध के रूप में ही जाना जाता है। और मगध शब्द मागध से बना है। ठीक है, मगध शब्द किससे बना है? मगध शब्द मागध से बना है। और मागध शब्द का अर्थ होता है जो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। जैसे चापलूस टाइप का आदमी होता है ना, जैसे बहुत सारे सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपने सरकार की ही बड़ाई करते हैं, चाहे सरकार गलत भी करे तो उसकी ही बड़ाई करते रहेंगे। उसी प्रकार से मागध जो होते थे, मगध के एरिया में रहते थे और वो अपने शासकों की बहुत ज्यादा बड़ाई करते थे, जगह जगह प्रशंसा जा करके घूम फिर के करते रहते थे, एक माहौल क्रिएट करते थे। ठीक है, इसीलिए मागध से ही मगध हुआ है। अब देखिए बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ?
आपको पता होगा कि 1912 से पहले बिहार, बंगाल ये सब एक ही पार्ट थे, ठीक है, यानी बंगाल का ही पार्ट बिहार भी हुआ करता था। तो इसकी घोषणा जो है, अगर पूछे कि बिहार को एक अलग राज्य बनाने की दर्जा की घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में ही हो गया था। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ है वो 1 अप्रैल 1912 को ही हुआ है। अब कहिएगा कि 1 अप्रैल को स्थापना हुआ, तो हम लोग स्थापना दिवस 22 मार्च को क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि देखिए, कागजी रूप से बिहार एक कागज पे बन चुका था 22 मार्च को ही, ठीक है, कि एक अलग राज्य होगा बिहार से अलग होकर के, उसको संवैधानिक रूप दे दिया गया था 22 मार्च को ही बिहार। भले उसका रूप जो है देखने को मिला 1 अप्रैल को, लेकिन 22 मार्च को ही कागजी, मतलब जिस प्रकार से हम लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो जिस दिन रजिस्ट्री हो गया उस दिन का ही मेन माना जाता है। उसके बाद आप भले जमीन 1 महीना बाद जाके पकड़िए, वो अलग बात, ठीक है। तो वही बात है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि 22 मार्च क्यों है। तो कागजी रूप से, संवैधानिक रूप से इसको स्थापित करने का एक यहाँ पर संवैधानिक रूप दे दिया गया था। उसके बाद आपको 1 अप्रैल 1912 को एक अलग जो है बंगाल से अलग होकर के एक नया बिहार राज्य बना, ठीक है। अब आते हैं, बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही राज्य के अंतर्गत थे, ठीक है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बिहार में झारखंड और उड़ीसा दोनों कंबाइंड थे, दोनों थे, जो कि अब जाकर के दोनों अलग हो गए हैं। स्थापना जो है आपका दिवस है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, ये कहीं से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। प्रथम विभाजन जो हुआ है वो आपका 1936 ईस्वी में, और यहां से उड़ीसा एक अलग राज्य बना। तो कई बार पूछेगा कि बिहार से कब अलग राज्य उड़ीसा बना, तो याद रखिएगा वह 1 अप्रैल 1936 को ऐसे हुआ है। तो 1936 ही केवल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। और यहां से उड़ीसा अलग होकर के उसको भी एक राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद द्वितीय विभाजन, जो लास्ट विभाजन है बिहार का, वो 15 नवंबर 2000 को कब हुआ है? 15 नवंबर, वह दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिन माना जाता है। और उसी दिन जो है आपका बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बना, ठीक है। कई बार पूछेगा कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन, क्योंकि मुंडा आंदोलन, जनजातीय विद्रोह आपको बीपीएससी में पढ़ना है, ठीक है, और वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, प्रथम विभाजन 1936 में, दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड एक अलग राज्य बना, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। राज्य की राजधानी आपका पटना है, जिसको शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था 1540 के बाद, यानी 1541 में। 1540 से 45 का पीरियड शेर खां या शेरशाह सूरी का ही माना जाता है, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। उसको जो है बाद में शेर खां की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो इसी ने जो है यहां पर स्थापना किया था। तो राज्य की राजधानी पटना। अगर पूछे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तब आपको उदयीन बोलना है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश से था, ठीक है। और उसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि सबने अपने पिता की ही हत्या करके राजगद्दी को शामिल में हुआ था, मतलब राजगद्दी को हथियाया था, ठीक है। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था आपका उदयन। सभी ने अपने पिता, जैसे बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा, उसी प्रकार से उदयन अजातशत्रु की हत्या करके बैठा था, ठीक है। तो पटना का संस्थापक अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है? शेरशाह सूरी। पटना का संस्थापक अगर पूछे तो क्या बोलना है आपको? शेरशाह सूरी। और 1540 से 45 तक का पीरियड रहता है, और इसने इतना काम किया कि आज तक किसी शासक ने, ना ही इसके पूर्व और ना ही इसके बाद, यहां तक कि अभी वर्तमान सरकार ने भी उतना काम नहीं किया उतने कम समय में। देखिए क्या क्या किया इसने। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिए शेरशाह सूरी के द्वारा, आप लोग पढ़े होंगे। सिक्के जो चलाए गए, आज भी जो मुद्रा है भारतीय सिक्का, उसका डाक विभाग की स्थापना किया। जगह जगह सराय व्यापारियों के रहने के लिए बनाए गए, जो कि अभी भी आप मुगल सराय, बेगूसराय, दलसिंह सराय या कुछ भी नाम सुनते हैं, तो इस तरह का सराय आपका जो है क्या था? व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा काम किया। फिर आपका सेना में जो है निश्चित वेतनमान पे स्टार्ट किया ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा काम किया था मात्र 5 वर्ष के ही दौरान, ठीक है। इसीलिए शेरशाह सूरी बिहार का प्रथम शासक भी कहलाता है यहाँ पर मुगल काल में।
पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और इसकी स्थापना 461 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो हर्यक वंश के शासक जो थे उदयीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के सहारे बता दूं। देखिए, आज मैं समग्र पढ़ा रहा हूं, लेकिन आगे मैं क्या करूंगा कि आपका यही सारा टॉपिक जो है चैप्टर में बदल जाएगा और फिर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आज ओवरव्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, थरोली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिहार का जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैप, तो यहां देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 7 जिला नेपाल, इधर उत्तर में क्या है आपका? नेपाल है। उत्तर में कौन सा? कई बार पूछेगा कितने राज्य बिहार से जुड़े हुए हैं, तो एक देश है आपका नेपाल। इधर आपका क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इधर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। और इधर आपका है पश्चिम बंगाल। मात्र 3 जिला ही पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन इस बार 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था। वहीं 8 जिला जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? झारखंड से। ये पूछा था इनमें से किस राज्य से बिहार की मैक्सिमम जिला शेयर होती है। ठीक है, अब देखिए इससे भी 8, इससे भी 8। बहुत लोग बच्चे जो है स्टूडेंट्स थे, बहुत लोग झारखंड मार दिए, बहुत लोग यूपी मार दिए। जो समझदार थे वो क्या मार दे? इनमें से एक से अधिक, और वही आंसर हुआ एक से अधिक, क्योंकि दोनों से 8 ही जिला टच करता है। ठीक है, अब देखिए नेपाल से कौन कौन सा जिला टच करता है, तो इधर आ जाइए पश्चिम में, पश्चिम चंपारण, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद इधर आपका सीतामढ़ी है, उसके बगल में आपका मधुबनी है, और आप लोग पूरे बिहार के किसी न किसी जिला से होंगे। सुपौल का है, अररिया का है, और सबसे पूरब में अगर पूछे तो आपका किशनगंज है। बिहार के सबसे पूरब में कौन सा है? किशनगंज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे पश्चिम में आपका कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। ठीक है, और सबसे दक्षिण में पूछे, ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे दक्षिणतम अगर आप गौर कीजिएगा तो यहां पर ऐसे कैमूर दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण में जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है गया में ही होगा। दक्षिण का सबसे बड़ा यहीं पे है पॉइंट, तो गया। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप लोग मैप को जरूर अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, और आप लोग के पास होगा भी, अगर नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड करके आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, अब इधर देखिए यूपी से कितना जिला है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 जिला आपका यूपी से हो गया, 8 जिला झारखंड से हो गए, 7 जिला नेपाल से हो गया, और 3 ही जिला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार किससे है आपका? पश्चिम बंगाल से है। अगर आपका पूछेगा कि बिहार किस गोलार्ध में है, तो आपको पता ही होगा कि आपका देश किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो आपका देशांतर, जैसे आपके देश का ही देशांतरीय विस्तार किधर है? पूरब की ओर है, तो पूर्वी देशांतर में है, तो बिहार भी पूर्वी देशांतर में ही होगा। ठीक है, अगर देशांतर पूछे तो पूर्वी, अगर अक्षांश पूछे तो उत्तरी अक्षांश में होगा। तो अक्षांशीय विस्तार 24 से कहां तक है? 27। अक्षांशीय राउंड फिगर याद रखिएगा, 27 से 24 या 24 से 27, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, उसके बाद आपका पूरब से पश्चिम है 83 से 88। क्या है? 83 से 88 है। ठीक है, डिग्री। तो बस ये मेन राउंड फिगर याद रखिएगा, उसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि कौन सा जिला कहां पे है। देखिए पटना, पटना बहुत सारे जिला को टच करता है, जैसे टोटल 12 संख्या है। जैसे ये पटना देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपका है 7 8। एक सेकेंड, इधर मुझे क्लियर करने दीजिए। ठीक है, तो इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोग अच्छे से मैप का एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो हाँ, अब देखिए यहां पर जो आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण
जो है आपका उत्तर से दक्षिण कितना है 345। ये तो याद ही रहेगा 345, ये कम है। और आप देखिएगा इधर से इधर ज्यादा है, तो ये आपका 483 किलोमीटर, ठीक है 483 किलोमीटर। और आपका उत्तर से दक्षिण कितना है 345 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 345, उत्तर से दक्षिण आपका कम है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्या है कम है। जबकि आपका ये आपका जो है पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है वो ज्यादा है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर में आपका नेपाल, दक्षिण में आपका झारखंड, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये सब आसान है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे और हमने पहले भी इस चीज को अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पेज पर आते हैं। चलिए, वहां तक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, हो सकता है ये जूम। आ गया। चलिए, पहला पेज आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप संस्कृत का तैयारी करवाइएगा। बिल्कुल नहीं, मैं संस्कृत का आपका तैयारी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं हर एक सब्जेक्ट का विद्वान नहीं हूं। मैं आपको बीपीएससी का जो सिलेबस है, जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड, इतना मैं करवाऊंगा। बाकी संस्कृत है, उर्दू है, कंप्यूटर है, ये सब आप खुद कीजिए, ठीक है। मैं आपको केवल और केवल जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड ये करवाऊंगा, ठीक है। और मैं बोल दूं कि उर्दू करवाऊंगा, संस्कृत करवाऊंगा, बाद में नहीं करवाऊंगा तो आप ही लोग गाली भी देंगे हमको। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है, उर्दू हो, लैंग्वेज हो, वो सब नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपका जीके जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड और 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, चाहे आपका 11 12 हो, वो सब करवाऊंगा, ठीक है। बाकी अपना सब्जेक्ट है, आप लोग खुद कीजिए, संस्कृत हो, उर्दू हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ये सब आपको खुद करना होगा। अब आ जाइए, समुद्र तट से दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर। और बिहार का जो दूरी है वो आपका उड़ीसा से है, क्योंकि बिहार के नजदीक का एक राज्य है जो कि समुद्र तट पे है, वो है उड़ीसा। और उड़ीसा से ही बिहार की दूरी सबसे न्यूनतम 200 किलोमीटर है। तो समुद्र तट से दूरी याद रखिएगा 200 किलोमीटर। और समुद्र तल से ऊंचाई बिहार का 173 फीट है, जो कि 53 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 53 मीटर यानी 173 फीट, ठीक। अब आते हैं कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163, इसको सही कर लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका टोटल क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका कलर अगर कहिएगा तो मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब आ जाइए, क्षेत्रफल जो है आपका पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.86 है। जैसे ये अगर मान के चलिए, ये अगर भारत है, मान के चलिए, तो ये यहाँ पे है, तो पूरे भारत का मात्र 2.86% ही क्या है आपका बिहार है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, पूरा देश का जो है भारत कितने प्रतिशत में है, तो 2.86, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है बिहार को, तो 3 भागों में। तो वो भाग देखिए कौन कौन सा है। जैसे मान के चलिए, ये अगर बिहार है आपका, ठीक है, तो ये आपका बीचों बीच पार्टीशन किया गंगा नदी, गंगा नदी ने बीचों बीच लगभग बिहार को बांट दिया है, ठीक है। ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान। ये आपका दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये आपका पहाड़ी एरिया है पूरा शिवालिक, ठीक है। तो इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी। ये भी आपके हिमालय का ही पार्ट है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बिहार का मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया, ये आगे चैप्टर ही पढ़ाएंगे बिहार ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 भागों में बांटा गया, एक उत्तर का गंगा का मैदान,
दक्षिण का गंगा का मैदान, और एक ऊपर में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जिधर आपका पश्चिम चंपारण है, उधर आपका शिवालिक श्रेणी है, पहाड़। ठीक है। जलवायु अगर पूछे बिहार का तो मानसूनी है, अगर मानसूनी नहीं दे उष्ण लिखा रहे तो आप उष्ण ही मारेंगे। ठीक है, बिहार की जलवायु उष्ण है और मानसूनी भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जब आपका मानसून आता है तो वर्षा यहाँ भारी वर्षा करवाती है। ठीक है, किशनगंज में बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, और किशनगंज कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और 10 से 15 जून को जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून भी बिहार तक पहुंच जाता है, लगता है इस बार थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो जून में आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भी आ जाता है, लेकिन भारी वर्षा किशनगंज वगैरह में जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जलवायु से होता है, मानसून से होता है। तो मानसूनी या उष्ण जो भी ऑप्शन हो वो मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक जो गर्म जिला होगा, देखिए जो आपका इधर थोड़ा सा मैप को मैं बना करके आपको समझा दूं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, और ये वाला पार्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, जो गर्म होगा इसका मतलब इधर वर्षा भी कम होगी, और इधर जो कि बढ़िएगा आपका वर्षा कम होगी, वर्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और दो ही जगह वन है, एक इधर एक इधर, एक कैमूर रोहतास में ही वन है, और एक इधर पश्चिम चंपारण में ही वन है मेन रूप से, और बिहार में बहुत कम ही वन है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे सघन वन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ी एरिया है, वर्षा ज्यादा होती है, जिस कारण से पेड़ पौधे सघन है यहाँ पे, और बड़े लंबे लंबे होते हैं, पानी के कारण वर्षा जमा, और ये सब मिट्टी जो है दलदल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वर्षा होता है जिस कारण से दलदल हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन है, मतलब झाड़ी टाइप का वन है, छोटे छोटे पेड़ होंगे, छीट फूट होंगे, लेकिन है ज्यादा संख्या में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आगे ज्योग्राफी में मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखेंगे। तो जलवायु मानसूनी है, सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला आपका दोनों गया ही है, ज्यादा गर्म भी आपका गया है, और सर्वाधिक ठंडा भी जिला आपका कौन सा है, गया ही है। ठीक है, और औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर औसतन, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका किशनगंज में, और सबसे कम औरंगाबाद में होती है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यहां दे ही दिया है किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा है, औरंगाबाद। अब देखिए यहाँ पे वनों की प्रतिशतता को लेकर के जो प्रश्न है अभी अपडेट हो चुका है, ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग हो गया है, क्योंकि जल जीवन हरियाली जो मिशन आया बिहार में, तो उससे आपका 1% में बढ़ोतरी हुई है, ये वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो अभी लगभग 10 पॉइंट समथिंग है, आगे जब मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि बिहार में वनों का औसत प्रतिशतता कितनी है, 10 पॉइंट समथिंग है। ये आपका पुराना डाटा है तो उसमें 7.2 दिखता है। अगर ये वाला पूछेगा तब भी आप जो है ये जान रहे, फिर भी नया वाला डाटा सोच के ही इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो फिर वो नया डाटा पे ही फिर विवाद चलेगा और फिर वो नया वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ अभी जो भी आपका डाटा है स्टैटिक डाटा है, पहले का है, लेकिन ये सब बढ़ने घटने का चीज है, तो बढ़ता घटते रहता है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन वे होते हैं जो एक मौसम आएगा जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर उसमें नवीन पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती, तो ऊपर वाला जो पार्ट था बिहार का, जो पश्चिम चंपारण वाला पार्ट था, उसमें जो है ये पश्चिम चंपारण में जो होगा उसमें किस प्रकार का होगा, तो आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और इधर जो होगा वो होगा आपका शुष्क पर्णपाती वन। तो कई बार पूछेगा किस जिला में शुष्क है और आर्द्र, आर्द्र मतलब जहां पे जलवायु थोड़ा सा क्या हो, वर्षा हो, ज्यादा दलदल हो, मौसम में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो, वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन होंगे। ठीक है, तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है जिस कारण से, चलिए फिर भी मैं आपको थ्योरी कम से कम आज करवा दूंगा, क्योंकि बहुत लोग इंतजार करते हैं वीडियो का, और मुझे खुद खराब लगेगा कि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो मैं खुद आपके लिए ईमानदार बन के रहूंगा, बस आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िए, और उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं निश्चित तौर पे सफल करें, सफलता जरूर मिलेगी, बस जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। ठीक है, सुनने से क्या होगा वो आपको याद है, जैसे अभी शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती, यही सब प्रश्न पूछेगा, कहां से लाएगा क्वेश्चन, बीपीएससी कहीं से नहीं लाएगा, बस यही सब आपको पूछेगा, और अच्छे से अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप बना लेंगे, नहीं कॉन्सेप्ट होगा तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है,
अब देखिए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला आपका कौन सा है, सिंचित मतलब जहां पे सिंचाई की सुविधा ज्यादा है, ठीक है, तो वो है आपका शेखपुरा, और ये लखीसराय से कट करके बना है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला आपका जमुई है, जमुई बांका ये सब आपका उधर ही है, ठीक है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग जो है सबसे ज्यादा नलकूप और कुआं से होता है। नलकूप आप जान ही रहे हैं, जो आपका बोर्डिंग वोडिंग होता है, जैसे गांव घर में होता है ना, तो वो आपका नलकूप और कुआं से सबसे ज्यादा होता है 63%। नहर, नहर आपको इधर ही दिखेगा, जो भी नहर होंगे पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सिवान, सारण, इधर ही आपको नहर होगा, और खास करके गंडक नदी से ही नहर निकाले गए हैं, ठीक है। तो नहरों से मात्र 30%, और सबसे कम तालाब या अन्य से मात्र 7%। तो 7% सिंचाई बिहार में तालाब से होता है। नहर जो कि नदियों से नाला निकाल के सिंचाई 30% होता है। नलकूप जिसको बोर्डिंग वोडिंग बोलते हैं आप, तो उससे, और कुआं से सबसे ज्यादा होता है 63%, और सबसे ज्यादा कुआं से आपको दरभंगा साइड में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्लीन कर देते हैं, चलिए। अब देखिए राष्ट्रीय पार्क, तो पूरे देश स्तर का आपके राज्य में एक ही पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क आपका एक ही है बिहार में, वो है आपका कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा, तो पश्चिम चंपारण में है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जो भी वन होंगे मैक्सिमम आपका पश्चिम चंपारण या कैमूर रोहतास में ही होंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल कितने हैं, 12 हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ राष्ट्रीय पार्क, ये नेशनल लेवल के एक ही हैं, जबकि वन्य जीवों के लिए संरक्षित एरिया 12 है टोटल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का 12वां स्थान है। केमा स्थान है, 12वां स्थान है, याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह जो है आपका बोधि वृक्ष है, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप देखते होंगे राजकीय चिन्ह में आपको एक पीपल का पेड़, अगर पूछे बिहार का राजकीय वृक्ष तो बोधि वृक्ष यानी पीपल का है, जबकि अगर आपका देश का पूछे राजकीय वृक्ष तो बरगद का है, याद रखिएगा, भारत स्तर का। तो ये सब छोटे छोटे जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर बीपीएससी पूछ रहा है या आयोग एग्जाम ले रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप टीचर बनने वाले हैं और आप पे ही पूरे बिहार का भविष्य डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप बेहतर शिक्षा देंगे तो आपका क्या होगा, आने वाला आपका भी पीढ़ी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे का पीढ़ी, आपका ही पीढ़ी आपका नाम लेगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है, ठीक है, जिसको लेकर के ही आप तरक्की कर सकते हैं। खास करके जितने भी पिछड़े राज्य हैं, शिक्षा से ही डेवलपमेंट हो सकता है। और बीच में आप जानते हैं कि कितना आपका जो है शिक्षा व्यवस्था लचर पचर हो गया है बिहार का, ठीक है। तो वही हम जो पुरातन जो समय में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बिहार में थे, ठीक है, और ये ज्ञान की धरती रही है बिहार, तो उसको फिर से अगर दोहराया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए, राजकीय भाषा आपका हिंदी है, मैक्सिमम लोग हिंदी में ही बोलते हैं, बहुत कम ही लोग इंग्लिश, उर्दू, फारसी बोलते हैं। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है आपका, उर्दू है। राजकीय पक्षी गौरैया है, सबको पता है। राजकीय पुष्प आपका गेंदा है। राजकीय वृक्ष देखिए पीपल है, ठीक है। राजकीय चिन्ह था वो बोधि वृक्ष, और राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय मछली क्या, देसी मांगुर, कौन सा है, तो देसी मांगुर है, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दूं, और इधर देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। राजकीय पशु आपका कौन सा है, राजकीय पशु आपका कौन सा है, बैल है, ठीक है। राजकीय मछली देसी मांगुर है, 2008 से ही घोषित है, ठीक है। सर्वाधिक वन वाला जिला आपका कौन सा है, रोहतास है। न्यूनतम वन वाला जिला आपका पूर्णिया है। देखिए सर्वाधिक वन पूछे तो रोहतास बोलना है, ठीक है, वन, लेकिन सघन वन आपका कहां पे है, पश्चिम चंपारण में, क्योंकि वन की मात्रा में आपका रोहतास है, याद रखिएगा। न्यूनतम वन वाला जिला आपका, सबसे कम जंगल पूर्णिया में है। प्रमुख नदियां आपको पता ही है, गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, जो कि उत्तर एवं दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं सब, ठीक है।
फल्गु है, जिसको निरंजना नदी, इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था। फिर आगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो पूरा नदी का भी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। फिर गंडक है, घाघरा है, करमनासा, ये जो है अपवित्र नदी मानी जाती है। कर्मनाशा कहा जाता है, इसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। घाघरा जो है आपका यूपी और बिहार का बॉर्डर पे है, गंडक उसी के बगल में है, जहां पे सोन नदी के साथ संगम होकर के सोनपुर का मेला लगता है। ठीक है, तो आगे ये सब बहुत ही डीपली अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग बस ये जानिए ये सब नदियां बिहार की नदियां हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, अब देखिए बिहार में जो है कई लोग अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि बिहार में गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है, तो भोजपुर जिला, याद रखना है आपको, भोजपुर आरा। ठीक है, तो शायद ऑप्शन जो टेस्ट था उसमें ये बक्सर दे दिया था गलती से, फिर हमने सुधार करवा दिया है इसे भोजपुर, याद रखिएगा। और कल हमें पढ़ा रहा था तो एक गलती हमसे हो गया था, वैदिक सभ्यता में जो व्रीहि है वो चावल के लिए प्रयोग होता था, व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयोग होता। ठीक है, तो कोई कोई डाटा क्या होता है मिसमैच हो जाता है, यादाश्त ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। प्रमुख खाद्यान्न जो है बिहार का चावल। ठीक है, आपके राज्य का प्रमुख भोजन, गेहूं कभी नहीं मारिएगा, चावल। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग चावल ही खाते हैं। ऐसे प्रमुख खाद्यान्न फसल में आपका धान भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है, जौ भी है, ये सब है। प्रमुख नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन। ठीक है, ये सब नकदी फसल जिसको बेच करके नगद कैश कमाया जाता है, इसको वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है। जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गए, पटसन हो गए, ये सब। राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपका कौन सा है, बेगूसराय। ठीक है, और बेगूसराय से हम भी हैं। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, ठीक है, जूट, लकड़ी का उद्योग। तो सूती वस्त्र का आपका उद्योग पूछे तो गया में भी है आपका, रेशम का भागलपुर में है, जूट का आपको पूर्णिया कटिहार में मिलेगा, लकड़ी का काम आपको हाजीपुर में ज्यादा मिलेगा, चीनी का आपको पश्चिम चंपारण में मिलेगा, उर्वरक और तेल शोधन में आपका बेगूसराय आगे है। ठीक है, तो ये भी आगे एक औद्योगिक जब पढ़ाएंगे औद्योगिक विकास के बारे में तो अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रमुख जनजाति जो है संथाल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ था, जैसे 1855-56 में। फिर बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, 1890 के दशक में हुआ था। ठीक है, उराव, मुंडा, रजवार, ये सब जो जनजातीय आंदोलन भी हुए हैं वो भी बीपीएससी के सिलेबस में है, तो हम लोग पढ़ेंगे। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है और 875 मीटर ऊंचा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं। बिहार का कुल सड़क जो मार्ग में राष्ट्रीय मार्ग का प्रतिशत मात्र 2.66 ही है, मात्र 2.66 ही नेशनल हाईवे हैं। जितना भी सड़क है बिहार में 100% में से मात्र 2.66% ही नेशनल हाईवे है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31, याद रखिएगा NH 31। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए आप लोग बस जुड़े रहिए, और 44 लोग अभी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है सर, न्यूज में 13वां स्थान हो गया है, नहीं 12वां स्थान ही है। ठीक है, 13वां कैसे हो जाएगा, राज्य की संख्या भी तो 29 से 28 हो गई, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन गया, तो 13वां नहीं मारेंगे, 12वां ही होगा। ऐसे करंट में एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहां से निश्चित तौर पे आपको, देखिए जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूं आप देखेंगे कम से कम 5 प्रश्न आपके आएंगे आज के सेशन से, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये सारे नोट्स को आप रखिएगा, जब एग्जाम दे के आइएगा तो मिला लीजिएगा अच्छे से, और मेरा बात भी याद रखिएगा, 5 क्वेश्चन आज के क्लास से आएंगे, गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए, उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई, पटना में। कब, तो 1916 में। कब हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, याद रखिएगा। जिला की संख्या
कितनी है? तो 38 है। जिला की संख्या बिहार में कितनी है? 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है, एकदम शुभ अंक है। अनुमंडल कितने हैं? 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534, 534। ठीक है, तो इतने वीडियो बनते हैं हर एक, जब भी सीट खाली होगा अगर टोटल तो 534 बन जाएंगे, प्रखंड ही 534 है। पंचायतों की संख्या, पंचायत होता है 5 गांवों का समूह लगभग, तो 8406 है। ठीक है, जिला परिषद जितने भी जिला होंगे उतने ही जिला परिषद होंगे, 38 है। लोकसभा सीट की संख्या 40 है, एकदम याद रखिएगा। बिहार में जो एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं टोटल 40 सीटों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में बिहार का क्षेत्र कितना है? 16 सीट आरक्षित है राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन कहलाता है, जिसका विघटन कभी नहीं होता। महानगरों की संख्या बिहार में मात्र एक है, और वो है आपका पटना। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में बिहार 1 नंबर पे है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे देश में जनसंख्या घनत्व में हम लोग टॉप पर हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दशकीय वृद्धि जो आपका 2001 से 11 हुआ है, उसमें आपका कितना वृद्धि हुआ है? तो 25.4% की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात 918 है, ये 6 वर्ष का है, 0 से 6 वर्ष का, सॉरी ये ओवरऑल है। ठीक है, और ये आपका शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का 935। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कई बार दे देगा 935 वाला, और 918 मार के आप आ जाइएगा। शिशु लिंगानुपात पूछे 0 से 6 तो 935, 67 या 66 में हमने देखा था, यह क्वेश्चन पूछा था। लिंगानुपात 918 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से लिंगानुपात डिनोट होता है। देश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से ओवरऑल तीसरा स्थान है, और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से पहला, यानी ओवरऑल जनसंख्या में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे यूपी है, नहीं सॉरी यूपी है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे आपका बिहार है। ठीक है, विधान परिषद की संख्या 75 है, कितना है? और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है, जिसमें महिला, चलिए ये हो गया। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है बिहार में। लोकसभा में एससी जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 6 सीट आरक्षित है। कितना सीट आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में? तो 6 सीट, याद रखिएगा। महिला साक्षरता दर बिहार का 51% है, लगभग 51.5, और ओवरऑल पुरुष का जो है आपका 71.2 है, जबकि साक्षरता दर 61.8 है। तो ऐसे याद रखिएगा, पुरुष का 71, महिला का 51, बीच में 61। पॉइंट में इधर 8 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, 5 2 7 8 15 पूरा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा। ये सब भी पूछ सकता है, आपको छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो आप रिजल्ट से चूक जाइएगा। और यही छोटे छोटे जो चीज हैं उसको याद रखते हैं अगर डाटा को, तो आप सफल हो जाइएगा। देखिए, जो लोग सफल होंगे वो आसान क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और वही लोग असफल होंगे जो आसान क्वेश्चन गलत करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आसान को, चूंकि जो मॉडरेट टू टफ होगा वो सबके लिए टफ होता है, जो हार्ड प्रश्न हुए सबके लिए, लेकिन आसान में अगर आप गलती कर दिए तो फिर आपका रिजल्ट वहीं से खराब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिहार में प्रथम, ठीक है, बिहार में प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम गणराज्य जो है बिहार का, यानी पूरे विश्व में कहिएगा, पूरे विश्व में अगर प्रथम लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है तो वो बिहार का वज्जी संघ वैशाली में ही हुआ है। लेकिन आप कहिएगा कि वहां पे जनता के द्वारा वोटिंग की सरकार थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। ये बात था कि जो भी वहां पे जो सामंत थे छोटे छोटे, यानी पूरे साम्राज्य मान के चलिए 1000 सामंत हैं, तो वो सब एक बड़े सामंत को वोट दे करके उनको राजा बना देते थे, शासक बना देते थे। ठीक है, और उनके दिशा निर्देश से ही सारा राज चलता था, तो ये बात थी। लेकिन वोटिंग वहां पे जनता नहीं कर रही थी। प्रथम गणराज्य आपका वज्जी और वैशाली को माना जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी अति महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम बिहारी जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा वो था शेरशाह सूरी, याद रखिएगा, कौन था? शेरशाह सूरी। प्राचीन बिहार का
प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था 455 ईस्वी सन के आसपास। ठीक है, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त के द्वारा कब किया गया था, 455 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग अप्रॉक्स है वो। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है आपका पटना। प्रथम राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर खान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। ठीक है, प्रथम दलित मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिंह। निर्दलीय यानी किसी दल के व्यक्ति नहीं थे, निर्दलीय आप लोग जानते ही हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे रामदयाल सिंह, अति महत्वपूर्ण है। जो जो क्वेश्चन आपको लगता है अनइम्पोर्टेंट है वही बीपीएससी पूछेगा। प्रथम विधानसभा के महिला सभापति कौन थे, तो राजेश्वर सरोज दास, विधानसभा के महिला सभापति थे राजेश्वर सरोज दास, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये भी क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों ने सुना होगा, और एक बार सुन लिए तो हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कीर्ति क्या थी, उर्वशी, और वह प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में। यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर, और कीर्ति क्या था, क्या रचना किए थे, उर्वशी, 1971 ईस्वी में, बेगूसराय के ही हैं। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहार वासी कौन थे, स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रथम बिहार वासी जो उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो हैं डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगर पालिका बना था आरा नगर पालिका 1865 ईस्वी में ही। प्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में हुई थी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय कहां, पटना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित हुआ, तो बरौनी। रिफाइनरी टाउनशिप भी नाम सुने होंगे, बरौनी रिफाइनरी है। ठीक है, बरौनी बेगूसराय जिला में आता है। अब आ जाइए बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन नदी परियोजना। ठीक है, डेहरी ऑन सोन नाम सुना, उस पे सबसे बिहार का लंबा जो है रेलवे पुल भी है, डेहरी ऑन सोन। ठीक है, सोन नदी पर। तो ये बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। देखिए सिंचाई परियोजना या तो उत्तर पश्चिम बिहार में जैसे पश्चिम चंपारण है उसके एरिया में, या तो फिर आपका रोहतास कैमूर के एरिया में सोन नदी के किनारे। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहां पे है, पटना में है, ये याद रखिएगा। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र, ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर में। सबसे पहला दूरदर्शन बिहार का कहां स्थापित हुआ, कई लोग पटना मार देते हैं, याद रखिएगा पहला दूरदर्शन जो स्टार्ट हुआ था बिहार में वो मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। अगर पूरे भारत में पूछे तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो बना था वो सबसे पहले भारतीय बैंक था। ठीक है, और एसबीआई ऐसे आपका इकोनॉमिक्स जो भी आप रिकॉर्डेड सेक्शन में आप देखिएगा, इकोनॉमिक में हमने बैंकिंग को भी अच्छे से आपको समझाया है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब जगह से पूछे जाएंगे। और आपका जो जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है फोल्डर, उसके अंदर ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को हमने डाल दिया है, सारा वीडियो आपको वहां दिख जाएगा, तो वो सब भी देखिए। सिर्फ लाइव क्लास हम लेंगे तो कितना लेंगे, 50 दिन या 60 दिन ले पाएंगे। ठीक है, 60 टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपका कंप्लीट समग्र हो जाएगा। तो वीडियो भी जरूर देखिए जो रिकॉर्डेड सेशन है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र
जो है आपका सोने का, अभी तो आपका जमुई हो गया है, ऐसे करमटिया गांव मुंगेर लिखा गया है, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार में सोने की खान मिली है जमुई, और पूरे भारत का सबसे बड़ा वो खान है। प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या था? हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। उसके बाद प्रथम मैथिली फिल्म था कन्यादान। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भोजपुरी हे गंगा मैया तोरा पेहरी चढ़ेबा, और मैथिली कन्यादान, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कन्यादान मैथिली। प्रथम हिंदी फिल्म क्या है? कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति, कीर्ति पताका कीर्ति लता जिनकी रचना है, नचारी गाते थे शिव का, शिव नचारी के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्यापति के बारे में, या ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, कीर्ति पताका किनकी रचना है। तो बीपीएससी कहीं कहीं से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से जरूर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु, और इंग्लिश वाला पूछे तो द बिहार हेराल्ड है, ठीक है, पत्र में। और दैनिक पत्र अगर पूछे तो वो है सर्च लाइट, और प्रथम हिंदी दैनिक पत्र पूछे तो सर्वहितैषी है, ठीक है। और साप्ताहिक पूछे तो द बिहार हेराल्ड है। तो दैनिक मतलब जो डेली हुआ, ठीक है, और साप्ताहिक हुआ जो सप्ताह में हुआ। तो ये सब में भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट। ऐसे आगे हम जब पत्राचार पढ़ाएंगे, और आपने देखा होगा नोट्स में ये सब अच्छे से बताया गया है। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया, वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है। 11वीं 12वीं सदी के आसपास आया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। कई बार यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। प्रथम अंग्रेज यात्री जो बिहार की यात्रा पे आया था, रॉल्फ फिच। प्रथम सिख गुरु जो कि बिहार की यात्रा पे आए थे, वो थे गुरु नानक देव, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो भी एक ओवरऑल यहाँ पे हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है, और ज्योग्राफी का भौगोलिक परिदृश्य को लिया है, और ओवरऑल कुछ क्वेश्चन बताने का आपको प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं टेस्ट का लिंक दे दूंगा, और आप लोग क्या करेंगे, उस टेस्ट को देंगे। और सॉल्यूशन जो है आज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं है, दूसरे दिन में या तो कल मॉर्निंग में या किसी टाइम पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेशन करवा दूंगा। आप लोग तब तक क्या करेंगे कि उस टेस्ट को दे लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट लिंक मैं दे देता हूं, और आप लोग अच्छे से टेस्ट को दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।